हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स इसके एक्सरसाइज 1.1 इसके 4 क्वेश्चन तक के वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 पूरा मैं इस वीडियो में आज आपको कंप्लीट करा दूंगी, जिससे कि आपकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए विदाउट वेस्ट के टाइम को हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या बोल रहे हैं, चेक वेदर 6 रेज़ टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या यहाँ पर 6 बेस दिया गया बेटा, इसकी पावर अगर n है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर को पता है 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होते हैं टिल द एंड ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं अगर 6 की पावर n है तो क्या उसका एंड, उसके यानी कि एंड का मतलब क्या है, उसके वंस प्लेस या यूनिट प्लेस बोल दो, दोनों की चीज होती है। उसके वंस प्लेस या यूनिट प्लेस पर 0 आ सकता है। अगर मैं 6 की पावर n मतलब कोई भी एक नेचुरल नंबर लूं n, सपोज मैं पहले 1 ले लूं, फिर 2 ले लूं, 3 ले लूं, कोई भी नेचुरल नंबर भी ले सकती हूँ। ठीक है, तो क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर मैं आपको समझाऊंगी। पहले से क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर बोल रहे हैं अगर बेस 6 हो और अगर उसकी पावर या एक्सपोनेंट n है, n नेचुरल नंबर, n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, उसकी जगह मैं कोई भी नेचुरल नंबर लेती हूँ और उस चीज को सोल्व करती हूँ। सपोज मैं 6 की पावर n की जगह 6 की पावर 1 लेती हूँ, उसको सोल्व करती हूँ प्राइम फैक्टर से, तो क्या उसके वंस प्लेस पर कहीं पर भी, वंस प्लेस या यूनिट प्लेस पर कहीं पर भी 0 आ सकता है? तो वो 0 आएगा नहीं आएगा, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको पूरे क्वेश्चन में समझाती हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर जैसे हमें 6 दिया है, ठीक है, 6 दिया हुआ ना, हम इसके क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। अगर मैं 6 के यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स करती हूँ तो क्या आता है, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, यानी कि 6 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पर हमें ये चीज बोली थी ना कि हमें ये चेक करना है कि 6 की पावर n हो तो क्या उसका मतलब उसकी जो फर्स्ट वंस प्लेस पे डिजिट आती है वो एंड हो सकती है 0 पर, कोई भी नेचुरल नंबर। अगर 6 की पावर n यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर है, अगर मैं इसके यहाँ पर फैक्टर करती हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 6 n की जगह n कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है। अगर मैं सपोज इसके नेचुरल नंबर्स आपको पता है बेटा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। नेचुरल नंबर्स आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स आपके होते हैं जो कि काउंटिंग आपकी 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है जी, वही होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है टिल द एंड ऑफ इन्फिनिटी। सपोज 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके टिल द एंड ऑफ इन्फिनिटी, वो नेचुरल नंबर्स है। तो यहाँ यानी कि n की जगह में कोई भी नेचुरल नंबर ले सकती हूँ। सपोज मैं यहाँ पर n की जगह सबसे पहले एक नेचुरल नंबर लेती हूँ 1। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, 6 रेज़ टू द पावर 1 को सोल्व करना है। तो मैंने इसके क्या किए, प्राइम फैक्टर्स कर दिए। जब मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स किया तो प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करके 6 आता है ना, इसकी पावर क्या आ गई 1। मतलब कि अब अगर सपोज करो मैं यहाँ पर 6 की पावर 2 कर देती हूँ। 6 की पावर 2 का मतलब क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 की पावर 2 का मतलब यही होगा ना बेटा 6। मैंने n की जगह यहाँ पर नेचुरल नंबर लिया था 1, अब मैं n की जगह नेचुरल नंबर 2 ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो चेक करना है ना कि 6 की पावर n जो है, क्या उसका एंड जो है, जो डिजिट है 0, वो आएगी वंस प्लेस पर। तो वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस बोल दो, वंस प्लेस बोल दो, एक ही बात है। तो मैं आपको बता देती हूँ वो किस सिचुएशन में आएगी बेटा। वो सिर्फ जैसे इसके प्राइम फैक्टर्स निकले 2 एंड 3, अगर किसी भी सिचुएशन में एक ही बार में किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5 दोनों निकल जाते हैं तो उसके वंस प्लेस पे 0 आएगा या यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, अदरवाइज कभी भी 0 नहीं आएगा। अब जब हमने इसके 6 के प्राइम फैक्टर्स करके देखे, जब हमने 6 की पावर 1 को सोल्व किया तो क्या है, 2 और 3 आए। यहाँ पर 2 तो आ रहा है लेकिन 5 यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो इसके वंस प्लेस पर यहाँ पर इसलिए 0 कभी भी नहीं आएगा। अब मैं 6 की पावर 2 करके देख लेती हूँ। अब 6 की पावर 2 का मतलब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर मैं 6 की पावर 2 का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी 1 टाइम 6 के फैक्टर किए थे, क्या आएगा, क्या आया था 2 मल्टीप्लाई बाय 3, अगेन 6 के फैक्टर कर दिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, यही आया 6 के फैक्टर। अब यहाँ पर क्या आपको नजर आ रहा है, कहीं पर 2 और 5 दोनों, सिर्फ 2 है लेकिन 5 नहीं है। अब सपोज मैं 6 की पावर 3 भी कर देती हूँ। 6 की पावर 3 का मतलब क्या है, 6 की पावर 3 का मतलब है 6 3 टाइम्स है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। जब मैंने 1 टाइम 6 के फैक्टर किए थे तो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकंड टाइम 6 के फैक्टर किए, क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन। थर्ड टाइम फिर किया 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसकी पावर क्या है यहाँ पर 3, क्योंकि मैंने 6 की पावर 3 लिया। तो यहाँ पर क्या आपको कहीं पर भी प्राइम फैक्टर में 2 और 5 नजर आ रहा है, सिर्फ 2 नजर आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। अब सपोज मैं 6 की पावर 4 ले लेती हूँ। ये बेटा आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या चीज बोल रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको करके दिखाना पड़ेगा। अगर मैं 6 की पावर 4 लेती हूँ, 6 की पावर 4 का मतलब क्या है, 6 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अब मैं जब एक बार 6 से फैक्टर करती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आते हैं, फिर अगेन 6 से फैक्टर करती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन आ जाता है, फिर 6 से फैक्टर करती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन आ जाता है, फिर 6 से फैक्टर करती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन आ जाता है। इसकी पावर 4 है यहाँ पर। तो इस तरीके से मैंने देखा, मैं जितनी बार मर्जी फैक्टर कर लूँ, सपोज यहाँ पर मैं 6 के 1000 टाइम्स
फैक्टर कर देती हूँ। 6 की पावर 1000 या एक्सपोनेंट 1000 का मतलब क्या है, 6 से 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वन टाइम जब 6 के फैक्टर किए तो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अगेन 6 के फैक्टर किए तो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरीके से यहाँ पर लास्ट में आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर इसकी पावर 1000, यानी कि जब मैंने 1000 टाइम भी इसके फैक्टर किए तभी 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 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 1000 टाइम्स आ गया। तो कहीं पर भी क्या 2 और 5 दोनों इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर आए, नहीं आए। आई मीन टू से दैट इसकी 6 की पावर n जो है, 6 की पावर n जो है उसका एंड या यूनिट प्लेस पर या वंस प्लेस पर 0 सिर्फ तब आएगा बेटा जब इसके फैक्टर में 2 और 5, जैसे 2 और 3 आ रहा है ना, इसकी जगह 2 और 5 दोनों आएगा, तभी इसका एंड होगा। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट या कांट एंड विद 0 for any नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर लिख दो या नेचुरल नंबर n, जो भी आपसे पूछा है, खाली नेचुरल नंबर लिखकर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, आंसर सिंपल सी चीज है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी एक नंबर दिया है जिसकी पावर n है, n एक नेचुरल नंबर है, आपको ये देखना है उसके प्राइम फैक्टर से फैक्टर करके कि क्या उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। अगर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो इसका मतलब उसके वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा किसी भी सिचुएशन में। ये इसका रीजन ये होता है क्योंकि 2 और 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 10 आता है और 10 के वंस प्लेस पे यूनिट प्लेस पे 0 होता है। ठीक है जी, सिंपल सा कंसेप्ट ये चीज समझो। तो यहाँ पर 6 की पावर n था, आपका एग्जाम्पल में 4 की पावर n था जो आपके बुक के अंदर दिया हुआ एग्जाम्पल, क्योंकि 4 की पावर n मतलब कोई भी एक नेचुरल नंबर ले रहा है, 4 की पावर n है। अगर कोई 4 के फैक्टर्स क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी जितनी बार मर्जी आप फैक्टर्स करते जाओ 2 2 2 2 2 2 ही आता जाएगा, कभी भी उसके फैक्टर्स में आपका 2 और 5 नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इस वजह से यही रीजन होता है। तो जैसे यहाँ पर 6 की पावर n था, n नेचुरल नंबर्स मैंने को बता दिया क्या होते हैं, तो यहाँ पर 1 लिया था, इसके प्राइम फैक्टर्स के 2 और 3 आए, फिर 2 टाइम्स किए तो 1 टाइम के 2 और 3 आए, 2 टाइम्स किए तो 2 और 3 अगेन आ गया। इसी तरह 3 टाइम्स यानी 3 टाइम्स 6 के फैक्टर्स लिख दिए, 4 टाइम्स लिखना था तो 4 टाइम्स 2 के फैक्टर लिख दिए, 1000 टाइम लिखना तो 1000 टाइम 6 के फैक्टर्स लिख दिए। हमने ये देखा कि इसकी यूनिट प्लेस है वंस प्लेस पर कहीं पर भी 2 और 5 दोनों इसके फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं। अगर 2 और 5 फैक्टर्स आएंगे वंस प्लेस या यूनिट प्लेस तभी वंस प्लेस या यूनिट प्लेस पर 0 आएगा, अदरवाइज किसी भी नंबर के वंस प्लेस या यूनिट प्लेस पर 0 नहीं आएगा। जितने मर्जी इसके जितनी मर्जी पावर ले लो, एक्सपोनेंट ले लो और जितना मर्जी इसको आगे एक्सटेंड करते चले जाओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट यही था। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, अभी फर्स्ट क्वेश्चन जब कराया तब भी बताया, कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो 1 से डिविजिबल होते हैं वो खुद के टेबल से भी डिविजिबल होते हैं, उसके अलावा किसी और टेबल से भी डिविजिबल हो सकते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ 4 के क्या फैक्टर्स होंगे, 4 1 से भी डिविजिबल होगा, 4 4 से भी डिविजिबल होगा, उसके अलावा 4 2 से भी डिविजिबल होगा। आप 9 लेते हो, 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है क्योंकि 1 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरीके से यू कैन टेक सो मेनी एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये चीज बोले कि यह एक कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर ये कब होंगे, अगर इनके सपोज करो हम इनको सोल्व करके देखते हैं, अगर इनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो ये कंपोजिट नंबर। अब ये बोल रहे हैं क्यों है ये कंपोजिट नंबर, यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि इनको चेक नहीं करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। तो हम इनके अगर इसको सोल्व करके दिखा देते हैं और इसके फैक्टर दिखा देते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा ना, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो कंपोजिट नंबर होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लेती हूँ, मैं ये वाला नंबर लेती हूँ, क्या दिया हुआ 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13। देखो सोल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा, एक तो तरीका है इन तीनों को मल्टीप्लाई करो फिर इसमें प्लस करो, लेकिन वो लेंथी प्रोसीजर है, हमें शॉर्टकट थोड़ा सा देखना है। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 13 आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है, तो 13 को मैं कॉमन निकाल सकती हूँ। 13 को मैंने कॉमन निकाल दिया, 13 को कॉमन निकाल सकते हैं ना बेटा हम, 13 को हमने कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, मल्टीप्लाई में 11 बचेगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पर 13 बार चला गया 1 बचेगा, प्लस में यहाँ 13 बार चला गया इसकी जगह भी 1 बचेगा। ठीक है, 13 को 13 रहने दो, 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया 77 आया, 77 को 1 से मल्टीप्लाई किया तब भी 77 आया प्लस 1। ठीक है, यानी कि क्या हो गया 13 मल्टीप्लाई बाय 77 प्लस 1 कितना होता है 78। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो,
ठीक है। और मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें तो फैक्टर दिखाने हैं, हमें सीखना है मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। तो 13 तो हमें पता प्राइम नंबर है, ठीक है, 13 को हम एज इट इज रहने देंगे। 78 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकाल कर दिखा देंगे। समझ लो मैं ये चीज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमें ये चीज बतानी है कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। ये जो दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है, ये स्प्लिट करके ये कंपोजिट नंबर क्यों है, तो हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे ना। प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तभी तो पता हम उसमें दिखा पाएंगे कि इनके क्योंकि दो से ज्यादा फैक्टर हैं, इस वजह से कंपोजिट नंबर है। बिकॉज 13 इज अ प्राइम नंबर, तो इसके प्राइम फैक्टर्स के निकाल नहीं सकते, तो इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब ही नहीं है। 78 के मैं प्राइम फैक्टर्स निकालती हूँ यहाँ पर। अगर आप सॉरी अगर आप 13 को 78 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्वेश्चन लेंथी होगा। 13 को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि 13 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है ही, प्राइम फैक्टर हुए हुए हैं इसके। 78 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। तो 78 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, डिवाइड करो। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर ये 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 19, अगेन ये 13 से होगा, 13 1 जा 13। तो क्या आ गया यहाँ पर, I can write 2 multiplied by 3 multiplied by 13 instead of 78 because these are the prime factors of 78। तो यहां पर देखो ये जो पूरा नंबर है इसके प्राइम फैक्टर, यहां पर कितने फैक्टर्स आ गए इसके, 1 2 3 4, यानी कि ये जो पूरा नंबर है जब हम इसको पूरा सोल्व करते हैं, सपोज अगर मैं यहाँ 13 और 78 को मल्टीप्लाई कर दूं तो जो आंसर आएगा ना उसके जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालूंगी तो ये आएंगे। इसका मतलब है कि वो नंबर 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा, यानी कि उसके तो 4 फैक्टर्स हो गए ना। एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, 13 हो गया। तो इस वजह से ये नंबर जो है यहाँ पर कंपोजिट नंबर है, ये हमें लिखकर दिखाना पड़ेगा। अभी मैं इसको सोल्व करके इतना दिखाया है क्योंकि मुझे इसको भी सोल्व करना है, जो इसका सेकंड पार्ट दिया ना इसको भी सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद रीजन हम लिख देंगे, ठीक है बेटा। अब हमें दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है, इसको भी इसी तरीके से सोल्व कर लेंगे। यानी कि इस पूरे नंबर को जब हम सोल्व करेंगे ना वो भी एक कंपोजिट नंबर निकलेगा। मल्टीप्लाई करो प्लस करो, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, यहां पर देखो 5 और यहाँ भी 5 है, प्लस का साइन यहाँ पर आ रहा है ना बेटा, तो कॉमन तो हम इस पूरे में और इसमें निकाल सकते हैं। तो 5 कॉमन निकाल लेंगे, तो टेक 5 एज कॉमन। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की जगह 1 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, यही आ गया। अब इसको 5 को 5 रहने दो, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। 7 6 जा कितना होता है, 7 6 जा होता है 42, और 42 1 जा 42, इतना कर लिया। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है, प्लस 1। तो यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 1 को प्लस कर लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं। 42 और 24 को मल्टीप्लाई कर लो। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कितना आ गया ये, यह आ गया आपका यहां पर 1008 प्लस 1, ठीक है, यानी कि क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई है, इन दोनों को प्लस करोगे 1009, ठीक है, 1009 आ गया। ठीक है बेटा, तो 1009 यहां पर जो आया है। अब इसको देखो, इसको भी मल्टीप्लाई मत करो, इसको मल्टीप्लाई मत करो, इसके फैक्टर लिखो, यहाँ पर 1009 के फैक्टर लिखो, इजी वे में क्वेश्चन को करो। तो 1009 के फैक्टर निकाल लेते हैं यहाँ पर हम, 1009। अब 1009 के फैक्टर क्या होंगे बेटा, ये होगा आपका ये जो आपका होगा ना, ये आपका 1009 से ही डिवाइड होगा, किसी और नंबर से डिवाइड ही नहीं होगा, ये 1009 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, यानी कि अब देखो तो ये क्या, इसके फैक्टर कितने निकल गए, देखो एक तो 5 निकल गया, एक 1009 निकल गया। मतलब इस पूरे नंबर को जब आप सोल्व करोगे ना तो उसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे, उसके निकलेंगे एक तो 5 निकलेगा, एक 1009 निकलेगा प्राइम फैक्टर, और उसके अलावा 1 भी तो है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए ना। तो अब हम रीजन लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, लाइन में कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो,
these are कंपोजिट नंबर्स, या दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, जो भी लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, कंपोजिट नंबर्स। क्योंकि 1 को तो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा ही आएगा, ठीक है ना, आंसर या सॉल्यूशन जो भी लिखना चाहो, ठीक है। अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 1009 आ रहा है तो इसका मतलब है 1 भी तो आएगा ना, तो इसका मतलब मोर देन, क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिसमें 1 से मल्टीप्लाई होते हैं और इसके अलावा खुद के मतलब 1 से डिवाइड होता है या फिर खुद के टेबल से डिविजिबल होता है इसका और ये जो पूरा है ये 5 से भी डिविजिबल होगा, 1009 से भी डिविजिबल होगा, उसके अलावा 1 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, इस वजह से ये कंपोजिट नंबर है। और जो पहले वाला इसका था इसमें भी आपके यहाँ पर 4-5 फैक्टर निकल गए थे, ठीक है। तो इस वजह से आपको एक्सप्लेन करना था ना कि एक्सप्लेन वाई दीज एंड दीज आर कंपोजिट नंबर, तो इसी वजह से है हमें फैक्टर्स हमने निकाल कर दिखा दिए, वो बिकॉज 2 से ज्यादा निकले हैं, इस वजह से ये जो है कंपोजिट नंबर्स है, ठीक है जी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसको एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहे हैं, देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। कोई एक खेल का मैदान है, वहां पर कैसा रास्ता बना हुआ है, सर्कुलर है, सर्कल की शेप में एक रास्ता बना हुआ है। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया कोई लड़की है जो कि 18 मिनट का टाइम लगाती है उस फील्ड का, उस पूरे पार्क का एक चक्कर लगाने में, जो भी स्पोर्ट्स फील्ड है उसका पूरा एक चक्कर लगाने में 18 मिनट्स का टाइम लगाती है। कौन? सोनिया कितना टाइम लगाती है? 18 मिनट्स। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। जबकि रवि जो है वो कितना टाइम लेता है? 12 मिनट्स का टाइम लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम। सपोज करो उन दोनों ने अपनी जर्नी सेम पॉइंट से स्टार्ट की और सेम टाइम पे स्टार्ट की, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो सेम डायरेक्शन में भी मूव उन्होंने किया। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो कितने मिनट्स के बाद सेम पॉइंट पर आकर, स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर एक दूसरे से मिलेंगे। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मैंने आपको एक चीज बोली थी, मैंने आपको ये चीज बोली थी कि जब आपको ये लगे कि आपका आंसर बड़ा होगा तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और जब आपको लगे कि आपका आंसर छोटा होगा तो एचसीएफ निकालना है। अब आप एक बात सोचकर देखो, जो सोनिया एक लड़की है, एक ही जगह है, ठीक है, एक पॉइंट है, एक सर्कल है, सपोज करो, सपोज क्या करना, ये फील्ड है सर्कुलर शेप में, ठीक है, एक फील्ड है, सोनिया कोई लड़की है, उसने स्टार्टिंग पॉइंट से अपनी जर्नी जब स्टार्ट की, उसने उस पूरी फील्ड को कवर अप करने में 18, सपोज करो आप हो, आपका फ्रेंड है, ठीक है, आप 2 फ्रेंड्स एक फील्ड का राउंड लगाते हो। आपने जब स्टार्ट किया, जो भी आपका नाम है, आपने उस पूरे पाथ को, स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको पूरा सर्कुलर फील्ड में चक्कर लगाने में आपको लग गया पूरे 18 मिनट्स। अब आपका जो फ्रेंड है वो उसी सर्कुलर फील्ड का चक्कर लगा रहा है और वो 12 मिनट के बाद वहां पर पहुंच रहा है, तो आप दोनों उस पॉइंट पर कितने टाइम के बाद मिलोगे? देखो 18 मिनट्स और जब आप गए आपको लगे, ठीक है, और 12 मिनट उसको भी लगे, तो यानी कि 18 और 12, तो जो आंसर आएगा वो 18 और 12 से बड़ा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 18 मिनट के बाद ना वो आपको मिला और 12 मिनट के बाद ना आप उसको मिले, ठीक है, दोनों का टाइमिंग अलग अलग था और सेम पॉइंट था, तो आंसर जो है वो 18 और 12 से बड़ा आएगा। यानी कि इस केस में हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। अब इसको मैं एक फिगर से आपको समझा देती हूँ। ये एक सपोज करो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, पेन से बना रही हूं। ये एक सर्कल है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यहां से जर्नी स्टार्ट की एक ने और यहीं से जर्नी स्टार्ट की दूसरे ने। तो पहले नाम क्या दिया हुआ है? पहले सोनिया का दिया है, ये है सपोज सोनिया, और उसके बाद क्या नाम दिया है? रवि दिया हुआ है, ये है रवि, ठीक है। सोनिया इस जगह पर पहुंची, इस पॉइंट पे पहुंची 18 मिनट के बाद, और रवि यहां पहुंचा 12 मिनट्स के बाद, ठीक है। और ये क्या है? ये सर्कुलर फील्ड है। अब एलसीएम निकालेंगे, क्यों निकालेंगे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा लाइन वाइज में आपको लिखना है, ठीक है। लाइन वाइज क्या लिखोगे आप? टाइम टेकन, देखो दोबारा से समझा देती हूं, ये एक सर्कुलर फील्ड है, इसके यहां से सपोज करो
स्टार्टिंग पॉइंट कहीं पर भी है, ऐसे मैंने थोड़ा सा ऐसे मिलाया है। यहां से स्टार्ट की उसने जर्नी सोनिया से, और यहां से घूम कर आई, ये 18 मिनट में इसने पूरा कवर किया। ठीक है, और यहीं पे रवि ने स्टार्ट किया और इसने जब पूरा कवर अप किया 12 मिनट में किया। ठीक है, तो ये सेम पॉइंट में कितने देर के बाद मिले, यहां पर कितनी देर के बाद मिले, तो 18 मिनट के बाद तो ये आई और 12 मिनट के बाद ये आई, यानी कि आंसर जो है 18 और 12 मिनट से ज्यादा आएगा, क्योंकि आंसर 12 और 18 मिनट से ज्यादा आएगा। ठीक है, आप अपना खुद का एग्जाम्पल लेकर देखना, आप खुद सोचना कि अगर आपका एक फ्रेंड है और आप हो, आप दोनों मूव कर रहे हो और सेम पॉइंट से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो और सेम टाइम पे कर रहे हो, ठीक है, और डिस्टेंस में सेम आप दोनों को कवर अप करना है, तो कितनी देर पर उसी पॉइंट पे दोबारा मिलोगे। ठीक है, तो कितना कितना टाइम लिया पहले ये लिख, तो ऑब्वियसली 18 और 12 से ऊपर आंसर आएगा, क्योंकि उससे ज्यादा ही टाइम लगेगा ना। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड लगाने में सोनिया को कितना टाइम लगा बेटा, यहां पर 18 मिनट्स। इसी तरीके से उसका भी लिखना पड़ेगा, टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव 1 राउंड, एक राउंड लगाने में उसको कितना टाइम लगा, 12 मिनट्स। ये क्यों बोल रही हूं बेटा, अगर आप एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ तो बहुत छोटा निकलेगा, तो उतने 18 और 12 से छोटा आएगा, तो उतने अब ऑब्वियसली कम से कम इसको 18 या 12 मिनट से बड़ा ही आंसर आएगा ना, क्योंकि 18 मिनट और 12, इसने अगर 18 मिनट का टाइम लिया और इसने 12 मिनट का टाइम लिया तो उससे ज्यादा टाइम आएगा, लेकिन एचसीएफ में तो आंसर बहुत ही ज्यादा छोटा आएगा, जो कि 18 मिनट और 12 मिनट से कम होगा। तो जब उसको टाइम ही उतना लग रहा है 18 मिनट एक को और दूसरे को 12 मिनट, तो उससे कम टाइम में वो कैसे मिल सकते हैं एक दूसरे से, उसके बाद ही मिलेंगे ना। इस वजह से यहाँ पर एलसीएम निकालना है, इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन किसके इक्वल होगा, ये इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। ठीक है बेटा, इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना मैंने आपको बता दिया, एलसीएम निकाल देते हैं। 18 एंड 12 का एलसीएम निकालो यहां पर, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, अगेन 9 तो डिवाइड नहीं होगा, 2 3 जा 6, अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अगेन 3 1 जा 3, तो कितना आ गया एलसीएम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। सोचो 36 मिनट्स लगे, क्या ये एचसीएफ से निकलते, नहीं निकलते ना। जब आपको खुद लगे कि आंसर बड़ा आएगा तो आपको एलसीएम निकालना है, और जब आपको लगे कि आंसर छोटा आएगा तो एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम कितना निकल गया, यहां पर 36 मिनट लिख दिया, तो लास्ट में लिख देना हैंस टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन। लाइन में आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपको ठीक लगती है, बस ठीक होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मैं लिख रही हूं वही लिखना है। इज इक्वल्स टू 36 मिनट्स। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है जी, तो दोनों को सेम पॉइंट पे मिलने में कितना टाइम लगा बेटा, टोटल कितना टाइम लगा, 36 मिनट्स लगे। ठीक है जी, तो इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स, इसकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट करा दी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप लोग को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट आप कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।